ओके, सबसे पहले 31st प्रॉब्लम देखो। 31st प्रॉब्लम में सिंपली वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग चेक की गई है। मतलब हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर लें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको सिंपली हम लोग किस फॉर्म में यूज़ कर लें, वेक्टर फॉर्म में। सारी वैल्यूज़ इक्वेट करके रख दो, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का और टाइम का, तुमको वैल्यू मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो ज़ीरो आएगा। ठीक, तो 32nd प्रॉब्लम जो है, 32nd प्रॉब्लम में क्या कहता है कि एक पार्टिकल को किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है जिस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो लिया गया है, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि जो उसका वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 है और वर्टिकल कंपोनेंट 3 है। ठीक, और कहता है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो का है, मतलब कहीं यहाँ। ठीक, तो जब पार्टिकल पहुंचेगा हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी सेम रहेगी 4 हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है, वही पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम अपॉन 3 स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगर हम लोग 33rd प्रॉब्लम को देखें तो 33rd प्रॉब्लम में अपने पास दो मासेस हैं जिनका मास सेम है, 10 kg दिया है। एक को वेलोसिटी 5 राइट साइड में दी गई है, दूसरे को वेलोसिटी 10 दी गई है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है। तो सिंपली हम लोग इस प्रॉब्लम को किस फ्रेम में सॉल्व कर देंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व कर दें, जहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ म्यू वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर में, जहाँ म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है और किसके बराबर है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, क्योंकि दोनों मासेस सेम हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, दोनों मासेस की इक्वल है तो m/2 मिल जाएगी। ठीक, सिंपली ये वैल्यूज हमको मेन फॉर्मूले में इक्वेट कर देना है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अच्छा 34th प्रॉब्लम में बात कर रहा है कि दो ट्रायंगुलर वेजेस के बीच में जो है कि स्फीयर को रखा गया है और दोनों वेजेस पे फोर्स F लगाया गया है और स्फीयर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा है कि बहुत फास्ट लिफ्ट हो रहा है, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो जो स्फीयर है हमारा, इस स्फीयर पे इस वाले लेफ्ट साइड वाले वेज से नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा होगा और राइट साइड वाले वेज से भी नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा होगा और इनका एंगल 120 डिग्री होगा, राइट, और इसके ऊपर इसका वेट mg लग रहा होगा। ठीक, अच्छा, क्योंकि दोनों वेक्टर 120 डिग्री पर हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी n ही होगा। ठीक, हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे n जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। और अगर हम लोग अपने वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो वेज के फ्री बॉडी डायग्राम देखने पे अगर वेज ने स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन n लगाया है तो स्फीयर भी वेज पे नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगा, जिसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो n साइन 60 डिग्री आ जाएगा, जिसको फोर्स F बैलेंस कर रहा है। तो F की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, n साइन 60 डिग्री के बराबर है, या इन अदर वर्ड्स n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 2F अपॉन रूट 3, 2F अपॉन रूट 3। तो सिंपली n की वैल्यू हम लोगों को इक्वेट कर देनी है और हम लोगों को हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक, 35th प्रॉब्लम भी काफ़ी इजी है, हम लोगों ने डिस्कस की हुई है इस वैरायटी की प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव होता है। ठीक, तो जब भी कोई पार्टिकल या ये कह सकते हो जिस फ्रेम में पेंडुलम को लगाया गया है वो ए एक्सेलरेशन से चलता है तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म से। इस पर भी ए, इस पर जी, और सॉल्व करेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैरेज है जिसके अंदर पेंडुलम को इंस्टॉल किया गया है वो सर्किल पे चल रहा है, तो सिंपली हमको एक्सेलरेशन ए की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर रख देनी है। ठीक, और दोनों का रेशो पूछ रहा है, सिंपली इक्वेट करने पर हमको बी ऑप्शन इजीली मिल जाएगा। ओके,
अगर हम लोग 36 प्रॉब्लम देखेंगे तो 36 प्रॉब्लम में किसी भी रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू दिया गया है -k/r। तो हम लोगों से पूछा है कि अगर किसी पोजीशन r0 पे जिसे रेफरेंस लिया है पोटेंशियल v0 है, तो किसी डिस्टेंस r पे पोटेंशियल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। E को हम लोग -dv/dr लिख सकते हैं जो -k/r है। यहाँ वैल्यू मिल जाएगी dv = k × dr/r। सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। जब r 0 है तो पोटेंशियल v0 है, r होने पे पोटेंशियल v हो जा रहा है। सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम के मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो तुम्हें इजीली सी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, 37th प्रॉब्लम क्या कहता है। 37th प्रॉब्लम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है, मगर इम्पॉर्टेंट क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही टाइम का फंक्शन है, और हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन इन 2 सेकेंड क्या होगा। तो क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग जानते हैं वर्क डन किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ f.ds। तो सिंपली मैथमेटिकल स्किल है। s की वैल्यू अपने को दी गई है 2t² i - 5j। तो आप जानोगे कि ds किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4t × dt × i। सिंपली यहाँ इक्वेट कर देना है। f की वैल्यू हमें दी गई है 3t i प्लस 5j और ds की वैल्यू है 4t dt × i। और टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 सेकेंड तक। इस इंटीग्रल में डॉट प्रोडक्ट लेके सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक। तो सॉल्व करने पे या इंटीग्रल को और रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 से t और 12t² dt। ठीक। इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 38 प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होनी चाहिए किसी ऐसी इक्वेशन से, ऐसे फंक्शन से जो x और t दोनों को इन्वॉल्व करता हो। तो हम देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो वेव है वो केवल x का फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है। 39th प्रॉब्लम देखते हैं। 39th प्रॉब्लम हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की हुई है, इजी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच आपको रिजल्ट बताना है, रेशो बताना है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा होता है और मैक्सिमम या वेव स्पीड जो है f लैम्डा होता है। इसको हम लिख सकते हैं a × 2πf, ओमेगा को × f लैम्डा। a की वैल्यू y0 दी है, × 2πf कैंसिल हो जाएगा × लैम्डा। तो हमारे पास इजीली आंसर आ जा रहा है सी। ठीक। अच्छा, अगर अब हम लोग 48 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका भी हम लोगों ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर दिया था कि सेंटर ऑफ मास का जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जिसका भी डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है उसके ऑपोजिट मास का हम लोगों को मतलब अपोजिट मास को कंसिडर करना होता है, उसका रिलेटिव डिस्टेंस देखना होता है डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो m × x रिलेटिव होल डिवाइडेड बाय m + m। अगले h पे जो मास टोटल पहुंच जा रहा है वो है 60। x रिलेटिव हमको दिया गया है 7 और टोटल मास जो है वो है 140। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 3। ठीक, जो कि ऑप्शन बी है। ओके। 41st प्रॉब्लम पे अगर ध्यान दोगे तो 41st प्रॉब्लम में हम लोगों को एक पीवी डायग्राम दिया गया है जिसमें ए से बी पॉइंट तक किसी प्रोसेस को हम लोग ने मूव किया है अलोंग पाथ ए बी, और हमसे वर्क डन पूछ रहा है कि डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। यहाँ पे चेक करो कि जो वॉल्यूम वाली एक्सिस है ग्राफ उस पर लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम हमेशा बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज करता नजर आना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं 42nd प्रॉब्लम की। 42nd प्रॉब्लम में हम लोगों के पास एक वेज है और वेज पे कहीं एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक, तो जरा सा ध्यान दोगे कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इस ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वेज के प्लेन ने नॉर्मल रिएक्शन n लगाया होगा और अपने को हम लोग इसी वेज के प्लेन पर रख लेते हैं तो स्यूडो फोर्स लगा देते हैं
ma, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। म्यू की वैल्यू 0.8 दी है, एन जो है वो ma के बराबर हो जाएगा, तो m 1 है और a 14 है, तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 11.2 न्यूटन, ठीक। मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स है वो mg है। ब्लॉक नीचे किस फोर्स के कारण जाएगा? इस mg के कारण जाएगा। तो जो mg है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, ठीक। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो फोर्स बॉडी को मूव कराना चाह रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। तो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसलिए ऐसे केस में फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 10 न्यूटन के बराबर आनी चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ओके। 43rd प्रॉब्लम देखो। 43rd प्रॉब्लम में हम लोगों से क्या कहता है कि एक कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जो P इज इक्वल टू अल्फा वी से डिफाइंड हो रहा है, ठीक। और कह रहा है कि गामा जो है वो एडियाबैटिक इंडेक्स है। गामा जो है हमारे लिए एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो हमसे पूछता है कि जो प्रोसेस हो रहा है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस क्या है, ठीक। तो हीट कैपेसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना होता है? फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू सी डी टी, जहाँ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। डी यू को लिख सकते हैं म्यू सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी डी वी, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास पी डी वी दिया है और हमको इसको भी डी टी के टर्म में लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा से कैलकुलेशन पर ध्यान देना। हम लोग जानते हैं कि पी वी जो है वो म्यू आर टी के बराबर होता है, ठीक। पी को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा वी, तो ये अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा और किसके बराबर आ जाएगा? म्यू आर टी के। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को मिलेगा 2 अल्फा वी डी वी, और ये किसके बराबर आ जाएगा? म्यू आर डी टी के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो अपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू सी डी टी इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी प्लस पी की जो वैल्यू है वो अल्फा वी दी है हमको, और डी वी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर डी टी डिवाइडेड बाय 2 अल्फा वी। तो म्यू डी टी दोनों साइड से कैंसिल हो जा रहा है, अल्फा वी और अल्फा वी कैंसिल हो जा रहा है। सी वी की वैल्यू सी की वैल्यू जो है वो आ जा रही है सी वी प्लस आर बाई 2, राइट। और हम लोग सी वी को सिंपली लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक। सिंपल फैक्ट, सिंपल रिजल्ट है। तो सी वी को लिख सकते हैं आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर बाई 2, यही जो है हमारा क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आ जाएगा। 44th प्रॉब्लम पर ध्यान दो। सिमिलर प्रॉब्लम हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों के पास जो है एक नेटवर्क का कुछ हिस्सा दे दिया गया है। इन पॉइंट्स की लेबलिंग कर दी जाए। लेबलिंग में कहता है कि ये A है इस पॉइंट पर, ये B है, ये C है, ये D है, और सारे कैपेसिटर सेम हैं। सपोज C1 ले रहे हैं, सबके सब कैपेसिटर सेम है और ये पॉइंट O है। कह रहा है AO, BO और CO के बीच जो पोटेंशियल है वो V है, ये सब V है। तो D पे क्या पोटेंशियल होगा? मान लो पोटेंशियल V डैश है D पर, और अब क्या करो कि जो हमारे पास जंक्शन है, मतलब O है या जो नोड है, उस पर जो चार्ज का सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। चार्ज जो है वो CV आएगा। तो कोई भी कन्वेंशन ले लो, हम लोग सिंपल कन्वेंशन ले रहे हैं, टर्मिनल से नोड की तरफ जा रहे हैं। तो C1V प्लस C2V, तो सारे कैपेसिटर सेम ही हैं। तो हमारे पास आ जाएगा C1V प्लस C1V प्लस C1V, ठीक। ये जो है हमारे पास किस किस टर्मिनल के कारण आए हैं? A, B और C के कारण, और माइनस C1 बाई 2 इंटू V डैश, ये सब ऐड करके कितना आना चाहिए? 0। इसको सॉल्व करके V1 डैश की और V डैश की वैल्यू निकाल लो, विच विल कम आउट टू बी 6V। ओके। अच्छा, 45th प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमें VT ग्राफ दिया है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा VT ग्राफ जो है आइसोबारिक प्रोसेस दिखा रहा है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि PV म्यू RT के बराबर होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए
पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब जो vt प्लॉट है इट शुड बी लीनियर, vt प्लॉट शुड बी लीनियर। ठीक, तो चेक कर लो किसमें वीटी प्लॉट जो है वो लीनियर है। बी ऑप्शन में जो है हमको वीटी प्लॉट क्या नज़र आ रहा है, लीनियर नज़र आ रहा है। ठीक, 46 प्रॉब्लम पे देखो। 46 प्रॉब्लम जो है वो एटॉमिक फिजिक्स से लिया गया है। कहता है कि कोई एटम है, सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर भी दिया है। कह रहा है सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी v है, तो फिफ्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी nth ऑर्बिट के लिए जो vn/z है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो z भी खैर कांस्टेंट है क्योंकि सेम एटम की बात की जा रही है, मतलब हम लोग इसे क्या ले लेंगे, vn इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी v है, राइट, तो ये आ जाएगा v इंटू टू इज इक्वल टू, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा, मान ले रहे हैं वेलोसिटी v डैश है इंटू 5, तो सॉल्व करने पे v डैश की वैल्यू आ जाएगी 2/5v, जो डी ऑप्शन है। ओके, 47th प्रॉब्लम देखो। 47th प्रॉब्लम में क्या कहता है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका गामा दिया गया है, उसको हीट किया गया है, पूछा है कि क्या फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में बदल गई है। मतलब हमसे किसका रेशो पूछ रहा है, U/Q का रेशो पूछ रहा है। U की वैल्यू जो है वो म्यू CV/dt होती है, और गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया है तो Q की वैल्यू म्यू CP/dt हो जाएगी। तो ये वैल्यू CV/CP आ जाएगी विच इज़ 1/गामा। गामा की वैल्यू दिया गया है, इक्वेट करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी। ठीक, 48th प्रॉब्लम चैजलीज थ्योरम का सिंपल सा एप्लीकेशन है। क्या कहता है कि हमारे पास एक प्लैंक है जिसका एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट रखा गया है, और राउंड ऑब्जेक्ट के सेंटर का एक्सेलरेशन दिया गया है, सेंटर ऑफ मास का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेशन दिया गया है 2 रेडियन पर मीटर, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और रोलिंग हो रही है। पूछ रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है। मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो P है और सेंटर ऑफ मास C है। चैजलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, तो AP किसके बराबर होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P 2 दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 5 है, और एक्सेलरेशन ऑफ P रिलेटिव टू C, मतलब C पे खड़े होकर P के एक्सेलरेशन को देखेंगे रोटेशन के कारण, तो ये इस तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू R अल्फा होगी, तो -2R, राइट। सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉल्व टू गेट R। ठीक, R की वैल्यू सीधे निकाल लो। 49 जो है रेडियो एक्टिव का सिंपल प्रॉब्लम है, हाफ टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर लो। और 50th प्रॉब्लम देखो। 50th प्रॉब्लम भी सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का दिखेगा। अगर हम लोग सारे डाइलेक्ट्रिक को डिसोसिएट कर दें और फिर उनका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाएं तो हमें इस तरह का नेटवर्क दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाले कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर सेम हैं, और ये वाले कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर सेम हैं। C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी K/2 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना आ जाएगा 2/3 L स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई D, ये आ जाएगा D/2, और C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी K इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया आ जाएगा 1/3 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई D, दैट इज D/2। सिंपली इन वैल्यूज को इक्वेट करके सर्किल को, मतलब सर्किट को सॉल्व कर दो। तुम लोग देख रहे होगे कि ये वाला जो हिस्सा है दोनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है। ओके, 51st प्रॉब्लम का सल्यूशन देखो। 51st प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है जो ऑसिलेट कर रहा है एक प्लेन पे। हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π टोटल इनर्शिया डिवाइडेड बाय K नेट।
ठीक। तो यहाँ जो टोटल इनर्शिया है वो केवल ब्लॉक एम है जो ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसका इनर्शिया कैपिटल एम ले लेंगे। और के जो है, दोनों स्प्रिंग जो है पैरेलल में जुड़ी हैं, इस बात पर ध्यान देना। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। तो ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं ये पैरेलल में जुड़ी हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर दोनों स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है या डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो सेम है। ठीक। तो क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ये क्या आ जाएगा, इनटू। 52nd प्रॉब्लम जेई में एक बार पूछा जा चुका है, डिस्कस प्रॉब्लम है, इजी है, सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ऑप्शन सी आ जाएगा, वेक्टर केवल सेट करना है। 53rd प्रॉब्लम देखो, 53rd प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। 53rd प्रॉब्लम में अपने पास एक सर्किट दिया है जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ये आर है और इनके बीच में ये वैल्यू आर आ रही है, 2R आ रही है, नहीं ये आर है और ये वाली वैल्यू 2R है, ये 2R है और ये 4R है, ये 6R है और ये 4 दिया है, ये और ये E दिया है। सबसे पहले चेक कर लो कि सर्किट का जो ये वाला पार्ट है, इतना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है, ये जो है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा रहा है। ठीक, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, मतलब इसके जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो अब जो हमारा सर्किट बन जाएगा, सिंपली ऐसा सर्किट बन जाएगा जिसमें R और 2R सीरीज में है, 2R और 4R जो है वो सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में है। तो जो R इक्विवेलेंट है ये तुम्हें सॉल्व करने पे किसके बराबर मिल जाएगा, 2R के बराबर मिल जाएगा। ठीक। अब जब कभी भी कोई सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करता है तो हमें उस सर्किट को थेवेनाइज कर देना चाहिए। ठीक है, थेवेनाइज द सर्किट। तो थेवेनाइज कैसे किया जाता है सर्किट में? सर्किट की जो बैटरी लगी है उसको रिमूव कर दो। तो जो बैटरी लगी है हमने उसको रिमूव कर दिया और सर्किट को ओपन छोड़ दिया। ठीक। अब ऐसे केस में जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो थेवेनाइज करने पे सर्किट क्या कहता है कि आर लोड जिसके क्रॉस पावर डिसिपेट हो रहा है हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, आर इंटरनल के बराबर होना चाहिए। और पावर डिसिपेट हो किसके क्रॉस रहा है, इस जो डॉटेड रेड डॉटेड लाइन के बीच में रेजिस्टेंस है उनके बीच। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2R को किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। और इजिली सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 54th प्रॉब्लम भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई बेंट लूप मूव कर रहा है, सपोज ये वो बेंट लूप है जो मूव कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो BLV के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे L जो है हमने बताया हुआ है कि हमेशा जो एंड हैं रॉड्स के उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये आ जाएगा BV इंटू 2R। सॉल्व करके हमको इजीली हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब जरा 56th प्रॉब्लम का सलूशन देखो। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक मास है जिसका मास 4m है, इसमें एक्सप्लोजन होता है और 3 फ्रैगमेंट निकलते हैं। तो m और 2m ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से। तो थर्ड मास भी चेक कर लो, मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए। तो राइट साइड में मोमेंटम 2mv है, लेफ्ट साइड में मोमेंटम mv है। तो इस मास के पास भी वेलोसिटी v होनी चाहिए लेफ्ट साइड में। ठीक। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही एक्सप्लोजन से एनर्जी निकली होगी। हम लोग से यही पूछा ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन। तो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो किसके बराबर आ जाएगी, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ऐसे 2 पार्टिकल हैं तो इंटू 2 सॉल्व करके हमको हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। 57th प्रॉब्लम देखो। 57th प्रॉब्लम में हम लोगों के पास एक चैनल या पाइप दिया हुआ है। इस एंड पे एरिया A1 दिया है, वेलोसिटी V1 दिया है,
इस एंड पे वेलोसिटी v2 एरिया a2 दिया है और इस एंड पे वेलोसिटी v3 और एरिया a3 दिया है। तो यहाँ पर एक कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि a1 v1 को a2 v2 के बराबर रख देते हैं, या a1 v1 को a3 v3 के बराबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। जो टोटल डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्चार्ज है, जो इनलेट है वो a1 v1 है, तो आउटलेट क्या है a2 v2 और a3 v3, तो इसके सम के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करके हम लोग इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं जो अननोन है। वैल्यूज़ रखने पे तुम लोग सॉल्व करोगे तो हम लोगों को जो वेलोसिटी v3 है वो मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक। 58 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है और इस एंड पे आ जा रहा है। पूछ रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। रॉड के रोटेशन से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, देन दिस शुड बी इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। इस एंड पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। जब रॉड इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है और यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉड का एंड के अबाउट मोशन प्योर रोटेशन है, तो एंड के अबाउट ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, mgl/2 शुड बी इक्वल टू हाफ 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम 59th प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड में है और पूछ रहा है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में होगी। तो 59th प्रॉब्लम में तुम लोग जानते हो कि E जो है वो -dv/dx के बराबर होता है। तो हमेशा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जिनका सल्यूशन और हिंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इन सभी को तुम लोग हिंट्स के थ्रू दोबारा सॉल्व करके चेक करो और देखो कि क्या एफिशिएंसी सेकेंड अटेम्प्ट में तुम लोग अटेन कर पा रहे हो। ओके।